नमस्कार आप सभी को। आज आपके सामने इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार जो हमारा यूट्यूब चैनल है, बेसिकली हम इस पर अर्थशास्त्र, सोशल साइंस, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। आज हम आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके सामने लेके आए हैं राष्ट्रीय आय परिकल्पना। समष्टि भावी अर्थशास्त्र का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा अध्याय है, अच्छा लेक्चर है और बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं। चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो जीएस के पेपर हो, चाहे वो एसएससी हो, पीजीटी हो, किसी भी विषय का छात्र हो, उससे इस पेपर से, इस चैप्टर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो काफ़ी कमेंट बॉक्स में लिखे गए थे कि सर राष्ट्रीय आय पर एक लेक्चर दे दीजिए। तो हमने कहा क्यों ना आपको इस महत्वपूर्ण चीज़ पर हम आपसे बात करते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत पेशेंस से इस लेक्चर को समझेंगे, सुनेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर वेट करेंगे, समझते रहिएगा। और फिर आपसे यही अनुरोध है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक भी लिखें कि आपको ये लेक्चर कैसा समझ में आया और क्या और चीज़ें आपको चाहिए वो भी आपको लिखें। हम हर तरह के टॉपिक पर आपसे बात करते रहेंगे। तो आइए बच्चों, आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय आय परिकल्पना। राष्ट्रीय आय क्या है, उसके विभिन्न मुद्दे क्या हैं, उसके विभिन्न इश्यूज़ क्या हैं, भारत के संदर्भ में क्या है, विश्व के संदर्भ में क्या है, ये सारी बात आज आपसे हम इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार पर करेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं। राष्ट्रीय आय परिकल्पना क्या है, इसके बारे में आप समझिए। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत साधनों के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा, काम करने वाले लोगों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है, उन सब का जो प्राइस है, अगर उसको हम योग कर दें तो वो राष्ट्रीय आय है। बेसिकली सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में राष्ट्रीय आय यही है कि वन फाइनेंशियल ईयर। अब आप ये समझ लें कि भाई फाइनेंशियल ईयर क्या है। देखिए, हमने बहुत साफ शब्दों में आपको दिखाने की कोशिश किया है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च ये किसी भी देश का वित्तीय वर्ष होता है और इस वित्तीय वर्ष में हम राष्ट्रीय आय की, फाइनेंस की बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी अकाउंट करते हैं, उसका लेखा जोखा हम रखते हैं और एक देश की सरकार के तमाम विभागों में भी लेखा जोखा इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत एक देश में उस देश के निवासियों के द्वारा, उनके कार्यकलापों के द्वारा, उनके उत्पादन कार्य के द्वारा जो भी उत्पादन है, उस उत्पादन का जो अंतिम मूल्य है, उस अंतिम मूल्य का जो योग होगा बच्चों, वही राष्ट्रीय आय होगा। अब राष्ट्रीय आय, अगर एक देश के अंदर की राष्ट्रीय आय की बात की जा रही है, तब तो उस देश के निवासियों के द्वारा, उस देश के लोगों के द्वारा जो भी उत्पादन किया गया, उसका जो फाइनल प्राइस है, उसका समेसन नेशनल इनकम होगा। लेकिन नेशनल इनकम, जब इसको हम दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, दो तरह से। एक तो है सकल घरेलू उत्पाद और एक है सकल राष्ट्रीय, जिसकी बात हम आपसे करेंगे आगे चल करके। तो अभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक सिंपल भाषा में कि एक देश के निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो भी उत्पादन किया जा रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत उन उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम जो उसका फाइनल गुड्स है, फाइनल शेप है, उसका जो प्राइस होगा वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब आप देखिए, फाइनल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वस्तुएं दो तरह की होती हैं। वस्तुएं कितनी तरह की होती हैं? दो। एक तो होती है मिडिल गुड्स और दूसरी होती है फाइनल। वस्तु अंतिम अवस्था में गुजरने से पहले एक मिडिल होती है, जैसे गेहूं है, उसका आटा बना, उसका ब्रेड बना, बिस्किट बना, तो बिस्किट के बाद कंज्यूमर्स ने कंज्यूम कर लिया तो बिस्किट इज़ फाइनल गुड्स, गेहूं व्हीट इज़ मिडिल गुड्स। तो किसी भी वस्तु के कई शेप होते हैं और अंतिम शेप से जाने से पहले वो वस्तु कई चरणों से होकर गुजरती है। इसलिए हम राष्ट्रीय आय का सही आकलन करने के लिए
किसी भी वस्तु के अंतिम वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय परिकल्पना में शामिल करते हैं। ये एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मिडिल को भी ले लिया, फाइनल को भी ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय जो होगा वो उसका आकार, जो उसका शेप होगा वो गलत आ जाएगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो गलत आ जाएगी। तो एक देश के निवासी तो सामान्य निवासी बच्चों, देखिए एक देश के निवासी, निवासी का मतलब कि भाई ऐसा नहीं कि वो नागरिक हैं तभी नहीं, वो कहीं के भी हैं, अगर किसी देश में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस देश के निवासी माने जाएंगे, और उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, उनका जो प्रोडक्शन होगा और उनके द्वारा जो भी उत्पादित वस्तुएं होंगी वो उस देश के राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएंगी। तो ये आपने समझा राष्ट्रीय आय। तो फिर से एक बेसिकली मैं समझा देता हूँ राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है एक वित्तीय वर्ष में एक देश में उस देश के लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य का योग राष्ट्रीय आय है। बहुत ही सिंपल, इससे सरल कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आइए, बहुत सारी डिफिनेशन दी गई राष्ट्रीय आय की, आगे चलकर विभिन्न सारे इकोनॉमिस्ट ने दिया। तो एक लेखा वर्ष देखिए, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष आप कह सकते हैं। मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम एवं पूंजी, देखिए मार्शल एक बड़े अर्थशास्त्री हैं तो प्रायः इनका नाम आ जाता है। तो मार्शल के अनुसार किसी भी देश का श्रम और पूंजी अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिल करके जो भी कार्यकलाप होता है, जो भी वर्क होती हैं, जो भी कार्य प्राकृतिक संसाधनों, जैसे किसी देश का श्रम और पूंजी उस देश के अन्य संसाधनों के साथ मिलकर जो भी उत्पादन कर रहा है, उस उत्पादन का अंतिम, तो फिजिकल रूप में उस उत्पादन का अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। ये कहा मार्शल। मार्शल ने ये माना कि प्रोडक्टिव इज द बेसिस ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। उन्होंने कहा कि उत्पादन ही राष्ट्रीय आय का आधार होगा। ये आप समझ लें। दूसरे अर्थशास्त्री आते हैं प्रोफेसर पीगू। पीगू क्या कहते हैं? पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय होती है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित हो। देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे पीगू ने ये कहा कि भाई राष्ट्रीय आय तो है एक देश में, जो भी मार्शल ने कहा ठीक है, फिजिकल वर्क में जो भी प्रोडक्शन हुआ एक वित्तीय वर्ष में उस देश के श्रम और पूंजी और प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप फाइनल गुड्स आई, लेकिन उसमें उन्होंने एक चीज़ जोड़ा कि विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी अगर हम उस उत्पादन में जोड़ दें तो हमको एक राष्ट्रीय आय का एक अच्छा रूप मिल जाएगा, और जिसको हम मुद्रा के रूप में उसको मेजरमेंट भी कर पाएंगे। तो विदेशों से अर्जित शुद्ध आय से तात्पर्य है नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड से तात्पर्य है एक्सपोर्ट्स से हमको जो रिसिप्ट्स मिलती है, जो हम वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात करते हैं विदेशों में, माइनस इम्पोर्ट, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एम। ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड कहलाती है, या विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। तो जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन प्लस एक्स माइनस एम अगर आप कर देंगे तो आपको राष्ट्रीय आय मिल जाएगी, और इसे आप मुद्रा में माप सकते हैं। ये फिशर ने कहा, सॉरी पीगू ने कहा। फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय, देखिए पीगू और मार्शल दोनों ने एज्यूम किया, दोनों ने एजम्पशन लिया कि प्रोडक्शन इज द बेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, बट फिशर इज द वन इकोनॉमिस्ट हु एज्यूम दैट द नॉट द प्रोडक्शन इज द बेस ऑफ national income. He explained that the utility, उपयोगिता इज़ द बेस, मतलब सॉरी यूटिलिटी इज़ द बेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। उन्होंने कहा कि किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन होने मात्र से राष्ट्रीय आय नहीं होगा। उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय आय तब होगा जब किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन से हमको फ़ायदा भी मिले, हमको लाभ भी मिले। अगर लाभ नहीं मिल रहा, उत्पादन सिर्फ देखने के लिए है, तो क्या फ़ायदा है भाई? जैसे शोरूम है, हीरो होंडा है, एजेंसी, तमाम कारें हैं, तमाम तरह की कंपनियों कार हैं, मोबाइल है, सारा स्टॉक लगा हुआ है, या मान लीजिए घर में भी आपने लेके मोबाइल रख दिया, उसको रोज़ रोज़ देख रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय आय नहीं है। जब तक मोबाइल आप चलाएंगे नहीं, फिशर कहते हैं जब तक मोबाइल चलाएंगे नहीं, हमको उससे फ़ायदा मिलेगा नहीं, हमको उससे उपयोगिता जब तक फील नहीं होगा तब तक वो राष्ट्रीय आय नहीं। तो वो कहते हैं कि एक पियानो कोट जो बनाया गया, हम उसको पहनेंगे, उससे जो हमको बेनिफिट मिलेगी, जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज़ द नेशनल इनकम। तो उन्होंने कहा कि जो हमको उपयोगिता प्राप्त होगी किसी वस्तु से, उस उपयोगिता का जो मूल्य होगा वो राष्ट्रीय आय होगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि एक वित्तीय वर्ष में देश की उत्पादक प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में प्रवाहित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का जो शुद्ध उत्पादन है वो राष्ट्रीय आय है। तो जैसे हिक्स हैं, एलन हैं,
ये जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आते हैं उन्होंने कहा कि जो भी प्रोडक्शन होता है उसका अंतिम जो शेप है, वो अंतिम शेप जब हमें उपभोक्ता के हाथ में पहुंचता है तो वो राष्ट्रीय आय का भाग कहलाएगा। तो ये आपने अभी तक समझा कि राष्ट्रीय आय बेसिकली किसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको एक थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी भी इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस चैनल के सिवा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इस लेक्चर को तैयार किया है आपके सामने और ख़ुद इसको हमने बनाया है। आइए आप देखते हैं राष्ट्रीय आय की पहली चर्चा। बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय की जो सर्वप्रथम चर्चा है वो विलियम पैटी ने किया था। किसने किया था? विलियम पैटी 1665 में इन्होंने हमारे सामने, विलियम पैटी ने हमारे सामने इसको रखा था कि भाई राष्ट्रीय आय से आप राष्ट्रीय आय भी कुछ होती है, तो चर्चा इन्होंने की। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय द विलियम पैटी ऑफ द नेशनल इनकम। लेकिन इसका सैद्धांतिक रूप देखिए, थियोरेटिकल रूप में हमारे सामने आया एडम स्मिथ, उनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन में इसको इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय। तो एडम स्मिथ थ्योरेटिकल रूप में वेल्थ ऑफ नेशंस में राइट करते हैं नेशनल इनकम को, तो ये आप समझ लें। सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम विलियम पैटी, सेकेंड टाइम एडम स्मिथ विद द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र के पिता जाने जाते हैं, आपको पता है। 1776 में उनकी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक आती है। उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय भी है। तो राष्ट्रीय आय की उन्होंने सैद्धांतिक रूप में चर्चा किया कि भाई जो भी उत्पादन हुआ, जो भी अंतिम वस्तु है, वो राष्ट्रीय आय है वन फाइनेंशियल ईयर में। आधुनिक रूप में जो हमारे सामने मॉडर्न रूप में दिया गया 1947 में रिचर्ड स्टोन, ये गलती से स्टोन लिख दिया गया, इसको आप स्टोन समझेंगे। रिचर्ड स्टोन ने जो है इसको, स्टोन नामक अर्थशास्त्री रिचर्ड स्टोन ने 1947 में इसको हमारे सामने रखा और 1947 में जो इन्होंने रखा और आधुनिक रूप में इसकी व्याख्या किया। लेकिन 1984 में रिचर्ड स्टोन को उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि रिचर्ड स्टोन जो राष्ट्रीय आय को आधुनिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उनको जाके 1984 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, जो विश्व का एक बड़ा प्राइज़ है, सबसे बड़ा प्राइज़ कह सकते हैं आप। अब राष्ट्रीय आय में देखिए महत्वपूर्ण योगदान साइमन कुजनेट्स ने किया, इसलिए उन्हें इसका जन्मदाता भी राष्ट्रीय आय लेखांकन की जो प्रक्रिया, अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया है, साइमन कुजनेट्स ने अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। 1971 में देखिए साइमन कुजनेट्स को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आप ये समझ लीजिए ये दोनों अर्थशास्त्री बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों आधुनिक है। साइमन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन बोथ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, बट मॉडर्न रूप में फर्स्ट टाइम जो है रिचर्ड स्टोन ने, एंड जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसके जन्मदाता आप कह सकते हैं साइमन कुजनेट्स हैं। तो ये आप बिल्कुल बहुत समझ गए होंगे। अब आपने राष्ट्रीय आय की ठीक ठाक टर्मिनोलॉजी पकड़ ली होगी। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ कि राष्ट्रीय आय के क्या कॉन्सेप्ट हैं। अभी तक आपने समझा कि राष्ट्रीय आय क्या है। बेसिकली राष्ट्रीय आय आपने समझा कि किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। अब राष्ट्रीय आय के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। तो आप लिख लेंगे इसको, मैं बोल दे रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि लेक्चर में हम ज़्यादा अगर लिखेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हमने देखिए यहाँ पे लिखा है जीडीपी। टोटल प्रोडक्शन, ओनली वन, सिंपल सी बात है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वन फाइनेंशियल ईयर। टोटल प्रोडक्शन मीन्स फाइनल प्राइस ऑफ टोटल प्रोडक्शन, यू कैन से जीडीपी है। बहुत ही सिंपल, फाइनल प्रोडक्ट प्राइस, टोटल प्राइस इन वन फाइनेंशियल ईयर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इस ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक वित्तीय वर्ष में एक देश में उस देश के लोगों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है, वही सकल घरेलू उत्पाद है। एक सीधी सी परिभाषा। दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध। देखिए जब कोई भी कंपनी में किसी भी प्रोडक्शन एरिया में काम होता है
तो आप ये समझिए मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, उसमें डिप्रिशिएशन भी होता है। जिसके जैसे गाड़ी चलती है, 4 महीने आपने गाड़ी चलाई, मोटरसाइकिल चलाई, कार चलाई, फिर सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, 4 महीने आप चलाते हैं, उससे आप ड्यूटी पे जाते हैं, उससे आप काम करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है ना, क्योंकि गाड़ी में खर्चा, एक पेट्रोल तो आप डलाते रहते हैं, डीजल जलाते रहते हैं, लेकिन अन्य खर्चे आपको बाद में जैसे ट्रैक्टर है, आपने 1 साल का काम करा और 1 साल में आपको मान लीजिए 4 लाख रुपए की आपकी टोटल आय सृजित हुई। आपको लगा तो टोटल इनकम आपकी 4 लाख है, लेकिन जब आप सर्विस सेंटर में ले गए 50,000 ट्रैक्टर में तमाम डिप्रिशिएशन आ गए, टायर में और इंजन में और भी तमाम पार्ट्स में तोड़ फोड़ हुए, कुछ टूट फूट हुई, तो उसको आपने चेंज कराया, उसको आपने मेंटेन कराया, पेंटिंग कराया और भी तमाम काम कराया, 50-60 हज़ार लगा। तो ये 50-60 हज़ार रुपये एक दिन का नहीं है, ये 1 ईयर का है। दैट इज़ नोन द डिप्रिसिएशन इज प्राइस डिप्रिसिएशन, जिसे अगर आप जीडीपी से घटा देंगे, सकल घरेलू उत्पाद से आप माइनस कर देंगे, आप लिख सकते हैं, देखिए जीडीपी, आप लिख सकते हैं जीडीपी, देखिए यहाँ हमने लिखने की भी कोशिश लिखा भी है, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, प्राइस डिप्रिसिएशन यू कैन से। बहुत ही सिंपल सा है, मूल्यह्रास घटा देंगे तब जाके आपका शुद्ध वो जो, अगर आपने 60,000 रुपये ट्रैक्टर के मेंटेनेंस में 1 साल में लगा तो 3,40,000 रुपये ये आपकी शुद्ध आय, शुद्ध घरेलू आय। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे अब तीसरी टर्मोलॉजी है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। टोटल प्रोडक्शन यू कैन से जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। देखिए ये है राष्ट्रीय आय, कि एक वित्तीय वर्ष में एक देश में उस देश के लोगों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। अब यहाँ पे विदेशों से अर्जित शुद्ध आय आई बच्चों, कि विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को अगर आप जोड़ देंगे तब जा कर के आपको राष्ट्रीय आय। ये है जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जिसे आप कह सकते हैं जीएनपी। क्या कहेंगे? जीएनपी। जीएनपी बराबर यू कैन राइट, क्या क्या लिखेंगे? जीएनपी बराबर जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को अगर आप जोड़ दीजिए तो ये आपको सकल राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। अब इसमें प्राइस डिप्रिसिएशन भी है, इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी है, चूँकि नेशनल है, ग्रास है। देखिए शुद्ध होगा तो प्राइस डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, ग्रास होगा तो प्राइस डिप्रिसिएशन जुड़ा होगा, नेशनल होगा तो भी प्राइस डिप्रिसिएशन जुड़ा रहेगा। तो ये आप समझ में आ गया होगा। अब हमने एक, चूँकि ये किताब आपको बताना ज़रूरी है कि कहाँ से आप पढ़ेंगे, चूँकि यूट्यूब के भरोसे जो बहुत सारे चैनल दिए गए हैं इकनॉमिक्स में, हमें पता है उन पे मटेरियल क्या है, तो बहुत भरोसा नहीं आप रखेंगे। हम बहुत सारे यूट्यूब के तमाम पढ़े हुए हैं, ये हम पहली बार प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक सिस्टम वाइज, एक सेट वाइज आपको मैटर हम प्रोवाइड करें। तो आपको एक किताब पढ़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एवं विश्लेषण, द्वारा एस.एन. लाल, शुभम पब्लिशर्स, प्रयागराज। बहुत भारत की सबसे चर्चित पुस्तक है, टॉप मोस्ट हिंदी माध्यम की बुक है। ये मान चलिए कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होगी जिसमें से 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जीएस के फंस ना जाए। टोटल इसमें सारा कुछ है, मॉनेटरी भी है, इंडियन भी है, करेंट इशूज़ भी हैं, और भी तमाम मुद्दों पर इनमें चर्चा की गई है, तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छा समझाया गया है। तो आप अमेजन पर दिया गया है, ऑनलाइन भी आप एस.एन. लाल हिंदी बुक्स में जा कर के आप भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एवं विश्लेषण खरीद सकते हैं। मेरे सामने भी है, मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर आप देख पा रहे होंगे। ये किताब अगर आप बाज़ार में आपको मिल सकती है या आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं आपसे। देखिए चौथी टर्मोलॉजी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बच्चों आराम से पढ़िए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए टोटल प्रोडक्शन प्लस एक्स माइनस एम माइनस प्राइस। देखिए एनएनपी, इसमें जीडीपी भी है, टोटल प्रोडक्शन मतलब जीडीपी प्लस
एक्स माइनस एम माइनस डिप्रिसिएशन। अब यहाँ डिप्रिसिएशन घट गया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। अर्थात जो हमारा जीएनपी है, यू कैन से जीएनपी माइनस प्राइस डिप्रिसिएशन। आप यही सिर्फ लिख दीजिए सिंपल सा कि जो आपकी जीएनपी है, जो किसी देश की जीएनपी है, अगर उस जीएनपी से प्राइस डिप्रिसिएशन निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो चूँकि ग्रास है, मूल्यह्रास तो निकालना है, तो ये आप समझ गए होंगे। पर्सनल इनकम क्या है, अगर आप इसी तरह से देखिए, जीएनपी आपने पढ़ लिया, जीडीपी पढ़ लिया, एनएनपी पढ़ लिया। अब आप आगे देखिए पर्सनल इनकम क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आप पढ़ लिए। पर्सनल व्यक्तिगत आय, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय, जैसे सैलरी है, ब्याज है, वेज है, इंटरेस्ट है, रेंट है, डिविडेंड, अगर उसने कहीं शेयर बॉन्ड खरीदा उसका जो डिविडेंड उसको प्रॉफिट मिला हुआ, एनी ट्रांसफ़र पेमेंट, और भी जैसे सब्सिडी वगैरह मिल रही है, तो ये सारा कुछ उसको जोड़ दिया जाए तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय होगी। पर्सनल इनकम देखिए, डिस्पोजेबल इनकम व्यय हो गया है। अभी तो आपने कहा पड़ा व्यक्तिगत है, किसी भी व्यक्ति की जो उसकी पर उसे काम के बदले व्यक्तिगत रूप में उसको प्राप्त हो रही है, उसे आप व्यक्तिगत आय कहेंगे। लेकिन व्यय योग्य है कि नहीं है, चूँकि जो पर्सनल इनकम है अगर लिमिट के दायरे में है तब तो ठीक, अगर लिमिट के एक्स्ट्रा है तो टैक्स भी देना पड़ेगा, है ना। अगर लिमिट के दायरे में, जैसे 2.5 लाख रुपए इनकम तक भारत में अभी फ़िलहाल जो व्यवस्था है, 2.5 लाख रुपए तक आपकी जीरो इनकम, जीरो टैक्स है। तो अब ये 2.5 लाख रुपए पे सपोज दैट मान लीजिए 3 लाख है, या मान लीजिए कल 5 लाख हो जाए, तो जो लिमिट दी गई है, जो लिमिट डिसाइडेड है, अगर उस लिमिट के अंदर आपकी ईयरली इनकम है तब तो टैक्स के बाहर है। अगर आप मान लीजिए 10 लाख इनकम है तो आप दायरे में हैं। तो तब यहाँ कहा जाए कि व्यय योग्य आय जो होगी, वो व्यय योग्य आय में से जो आपको टैक्स देना पड़ रहा है, पर्सनल इनकम टैक्स, वो आप माइनस कर देंगे। अर्थात वाई डी बराबर यू कैन राइट वाई माइनस टी, अर्थात टैक्स आप निकाल दीजिए। अपनी जो डिस्पोजेबल वाई डी, जो डिस्पोजेबल इनकम, अगर जो आपकी पर्सनल इनकम है वाई पी माइनस टी आप निकाल दीजिए तो आपको डिस्पोजेबल इनकम। अब पर कैपिटा इनकम देखिए, प्रति व्यक्ति आय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी एक सकल राष्ट्रीय आय है उसमें से उस देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो पर कैपिटा इनकम, व्यक्तिगत मतलब प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। कि प्रति व्यक्ति आय औसतन इनकम किसी देश के औसत आय को प्रदर्शित करती है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंपोनेंट ऑफ पर्सनल इनकम, देखिए यहाँ पे भी हमने दिखाने की कोशिश किया है कि किसी भी पर्सनल इनकम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। बहुत मेहनत से ये स्लाइड बनी है, आप इसको ध्यान समझिए। सैलरी जुड़ी होगी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जुड़ा होगा, बोनस होगा, प्रॉफिट होगी, इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड होगा। ये सारी चीज़ें अगर किसी व्यक्ति की आय में जुड़ जाती है तो वो टोटल उसकी पर्सनल इनकम कहलाती है बच्चों। तो मुझे लगता है कि इसको आप ध्यान से समझ गए होंगे। अब राष्ट्रीय आय, ये आपने समझा कि राष्ट्रीय आय क्या है, आपने देखा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, उसकी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं क्या दी। आपने ये देखा कि राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट क्या हैं। जीडीपी है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द 1 ईयर। जीएनपी है, टोटल प्रोडक्शन प्लस नेट इनकम, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड यू कैन से, जीएनपी हो गई। एनएनपी, एन नेट नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात शुद्ध भी है, नेशनल है, इसका मतलब शुद्ध है तो जो जीएनपी है उसमें से प्राइस डिप्रिसिएशन माइनस प्राइस डिप्रिसिएशन निकाल देंगे तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। और एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो जीडीपी से प्राइस डिप्रिसिएशन निकाल देंगे तो आपको एनडीपी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब राष्ट्रीय आय गणना कितने मूल्यों पर करते हैं? 3 मूल्यों पर। बाजार मूल्य, वह मूल्य जो बाजार में प्रचलित है, जो करंट टाइम में देखिए डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड और सप्लाई के थ्रू जो प्राइस आ रहा है, इस प्राइस पर जो भी ये बाजार का प्रचलित मूल्य है और इस मूल्य पर जो भी राष्ट्रीय आय है उसकी गणना हम करते हैं। तो मार्केट प्राइस में बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, मार्केट प्राइस चालू मूल्य भी इसको कहते हैं। कौन सा मूल्य कहते हैं? चालू मूल्य, जारी मूल्य।
जो मूल्य वर्तमान में जारी है वह मूल्य जो मांग एवं पूर्ति शक्तियों के द्वारा निर्धारित की गई है, और यह मूल्य चूँकि बाजार में चल रहा होता है, तो निश्चित रूप से इस मूल्य पर आप ये समझ जाएं कि यह मूल्य वह मूल्य है जो इन्फ्लेशन युक्त भी है। बड़ी मज़े की बात है कि बाजार मूल्य के अंतर्गत स्फीति भी है, क्योंकि जो मूल्य बढ़ रहा है वो मार्केट प्राइस में ही तो आएगा। और इस दूसरी बात ये देखिए, बढ़ा हुआ मूल्य भी शामिल, जो बाज़ार में बढ़ रहा मूल्य वही बाज़ार मूल्य, और इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो आपकी सीधी बेस पर टैक्स लग जाता है, जैसे इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है। जैसे बिक्री कर है, इनडायरेक्ट टैक्स, वो आपकी डायरेक्ट नहीं, जैसे बिक्री कर विक्रेता पर लगता है, लेकिन वो कीमत बढ़ा देता क्रेता पर चल जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? वह कर जो लगता किसी और पर, देता कोई और है। ऐसा कर जिसका भुगतान कोई और करे। जैसे लगा हमारे पे, हमने जो है, जैसे मान लीजिए हम बुक सेलर हैं, हमारे पे लगा, हमने बुक में रेट बढ़ा दिया। तो किसी भी चीज़ पर जब टैक्स लगता है तो चूंकि बेस बुक है, ना कि सीधा हम है, सीधा हमारे पे लगे तो अगर हमारी इनकम उसके दायरे में है तो इनकम टैक्स हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। जैसे किसी दुकानदार पे, कपड़ा सेलर पर, फर्म पर, व्यापारी पर, बिजनेसमैन पर जब टैक्स लगता है तो वो टैक्स को वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को इन्हांस करके, इंक्रीज करके वो किसी और पे शिफ्ट कर देता है, क्रेता पर शिफ्ट कर देता है, तो उसका भार, बर्डन किसी और पर होता है, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? वह टैक्स जिस पर लगे वही उसका भुगतान करे, डायरेक्ट टैक्स। तो बाजार मूल्य में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड है, और सरकार कोई सब्सिडी उसमें ऐड नहीं है ना। जैसे सरकार राशन पर सब्सिडी देती है, फैक्टर प्राइस पर सब्सिडी देती है, किसानों को सब्सिडी देती है, तो वो चीज़ मार्केट प्राइस में नहीं रहेगा, वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन दूसरा है साधन मूल्य, वह मूल्य जो साधनों के मूल्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि, श्रम, पूंजी जो ये लग रहे हैं, इनके प्राइस के आधार पर अगर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो साधन मूल्य होता है। साधन मूल्य इन्फ्लेशन विदाउट इन्फ्लेशन होता है, मतलब उसमें इन्फ्लेशन नहीं होगा, वर्धित मूल्य नहीं होता, क्योंकि वो साधनों का मूल्य है, अर्थात उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, बल्कि सरकार कल्याण के लिए सब्सिडी उनको देती है। तो आप साधन जो मूल्य है, जो आप ये एफसी है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें सब्सिडी प्लस है और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स है ना। ये आप समझ गए होंगे कि मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, जिसमें प्लस इनडायरेक्ट टैक्स है, माइनस सब्सिडी है, अर्थात माइनस करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी माइनस है। और साधन मूल्य जो है, जिसमें माइनस इनडायरेक्ट टैक्स है, इनमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा और प्लस सब्सिडी रहेगी, अर्थात सरकार उनको उनके इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण को बढ़ाने के लिए टैक्स जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तीसरा मूल्य है बच्चों स्थिर मूल्य, बेस ईयर का प्राइस। तो किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो बाजार मूल्य पे तो होती है, स्थिर मूल्य पर तो होती है, प्लस आधार वर्ष के मूल्य पर भी किया जाता है। आधार वर्ष का मूल्य जो होता है वो पिछले किसी ईयर के मूल्य को बेस ईयर, राष्ट्रीय आय गणना के जो टूल्स होते हैं, जो जैसे भारत में राष्ट्रीय आय गणना सीएसओ करता है, केंद्रीय सांघिक संगठन, याद कर लीजिएगा। तो सीएसओ क्या एक बेस ईयर लेता है। जैसे भारत में वर्तमान में बेस ईयर 2011-12 है, तो 2011-12 आज 2023-24, तो आज का जो सामान है उसका जब राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाएगा तो उसका जो आज का सामान अगर 2011-12 के मूल्यों पर कैलकुलेट किया जाएगा तो राष्ट्रीय आय तो फिर बहुत कम आएगी, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन आज के मूल्य पर, जैसे मान लीजिए 1,00,000 कोई सामान प्रोडक्शन हुआ और रेट है 5 रुपये, तो 1,00,000 गुणे 5 रुपये बराबर 5,00,000 रुपये राष्ट्रीय आय। लेकिन 2011 में उसका दाम होगा 3 रुपये, तो उसकी राष्ट्रीय आय 3 रुपये होगी, 3 लाख होगी। तो इसका मतलब जो 3 लाख है वो इन्फ्लेशन, विदाउट इन्फ्लेशन है, और जो 5 लाख है उसमें वर्धित मूल्य भी है, बढ़ा हुआ मूल्य भी ऐड है। तो इसीलिए बाजार मूल्य प्रायः जो है आधार वर्ष के मूल्य से ज़्यादा होता है। तो आधार वर्ष के मूल्य पर हम इन्फ्लेशन को हटा के देखने का प्रयास करते हैं कि इन्फ्लेशन के बाद क्या स्थिति आती है। तो अब आप देखें राष्ट्रीय आय की कुछ जो मार्केट प्राइस है,
फैक्टर कास्ट है वो आपको समझने की कोशिश करनी है। तो हम इसको बहुत आराम से समझते हैं। देखिए ये डोमेस्टिक एनडीपी, ठीक है, और यहाँ पे देखिए नेशनल इनकम, यहाँ पे एफसी साधन मूल्य पर है। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर में हम इसमें अगर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो कैसे ये हमारे पास हम दूसरे टर्म पे पहुँचते हैं। जैसे देखिए एनएनपीएफसी है, अगर इसमें प्लस डिप्रिस, पहला स्टेप लीजिए एफसी है, अगर इसमें डिप्रिशिएशन जोड़ देंगे, नेट था एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर आपने इसमें प्लस मूल्य ह्रास किया तो जैसे ही आपने मूल्य ह्रास किया जो फर्स्ट लेटर एन है वो कन्वर्ट हो जाएगा जी में, इसका मतलब ग्रास नेशनल हो गया, ठीक है। और अगर जीएनपीएफसी में प्लस, देखिए लिखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो आपको आ गया नेट शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और अगर जीएनपीएफसी में अगर आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया तो जीएनपी तो ऐसे ही थी, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते और सब्सिडी घटते ही ये कन्वर्ट हो गई मार्केट प्राइस पर, हो गई जीएनपी एट मार्केट प्राइस। समझ में आया? अब जीएनपीएमपी पे पहुंच गए, मार्केट प्राइस पर पहुंच गए। अब अगर आपने इसमें डिप्रिशिएशन घटा दीजिए, ग्रास था तो देखिए एनएनपी नेट हो गया, बाकी मार्केट प्राइस एज इट बना हुआ, ठीक है। और इसमें देखिए आपने क्या किया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिल गया, और इसमें नेट इनकम अगर आप फ्रॉम एब्रॉड घटा दीजिए तो आप सीधे एनएनपीएमपी जो हो जाएगी वो आपकी, और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स भी घटाना है, फ्रॉम एब्रॉड एक्स माइनस एम माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों घटा देंगे तो सीधे हो जाएगी एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आइए इसी को जस्ट आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपके पास एनडीपी एट फैक्टर कास्ट है और इसमें आपने प्लस डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया, तो देखिए एन था नेट था, अब ये ग्रास हो गया। बहुत वेरी सिंपल, समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, रोक रोक के लेक्चर को देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। इसलिए हम बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहे हैं कि नहीं कि हम 2 मिनट में पढ़ा, 2 मिनट में कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है। ये बहुत मेहनत का बनाया गया पीपीटी है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। लेक्चर देने के पहले हमने 4 घंटा इस लेक्चर को बनाने में काम किया है, तो इसको आप समझें। फिर आप देखिए इसी में प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, जैसे एफसी था तो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। और प्लस देखिए ये मार्केट प्राइस पर अगर इसी में से डिप्रिशिएशन घटा देंगे तो देखिए ग्रास था तो हो गया नेट, मार्केट प्राइस एज इट बना हुआ। अब अगर आपने प्लस नेट फॉरेन इनकम और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया तो आप फिर वहीं जगह पर पहुंच जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा कि ये जो पूरा टूल्स है कि ये कहने की कोशिश, मतलब संपूर्ण जितनी भी टर्मोलॉजीज हैं वो एक दूसरे से ऐड हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान से नोट करिएगा, और इसको फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ भी सकते हैं, हमें जब फुर्सत मिलेगा तो हम देख करके आपको फिर से समझाएंगे। अगर आप अपना नंबर भेज देंगे, मेल आईडी हमने दे रखी है, मेल आईडी पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सारा डिटेल मिलेगा, मेल कर देंगे तो हम आपको इसकी पीडीएफ भी भेज देंगे। अब राष्ट्रीय आय गणना की विधियाँ, राष्ट्रीय आय गणना की विधियाँ देखिए 3 विधियाँ, बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए बहुत आराम से समझेंगे, ऐसा नहीं कि एक लेक्चर में आपको पूरा हम बता पाएंगे। राष्ट्रीय आय गणना की विधियाँ आय विधि है, व्यय विधि है, उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि। आय विधि एक वित्तीय वर्ष में जो रिसोर्सेज के जितने इनकम है उसको जोड़ देंगे, और व्यय विधि में जितना एक्सपेंडिचर है 1 फाइनेंशियल ईयर उसको जोड़ दें। और तीसरा है उत्पाद विधि, अर्थात जो अंतिम वस्तुएं जो उत्पादित हो रही हैं, अगर हम अंतिम वस्तुओं के मूल्य को हम ले लें तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय मिल जाएगा, जिसको हम मूल्यवर्धित विधि भी कहते हैं। अब मूल्यवर्धित विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उत्पाद विधि है उसको मूल्यवर्धित विधि भी कहने का आशय यह है कि जो उत्पादन है
उसके प्रत्येक चरण में जो बढ़ा हुआ मूल्य है, अगर हम उसको भी जोड़ दें तो भी हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। इसका बहुत डिटेल हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। अभी हम यहीं पे आपको रोकेंगे, बस थोड़ा सा और एक मिनट का आप बता के आपको हम फिर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दादा भाई नौरोजी, भारत की बात हो, दादा भाई नौरोजी वर द फर्स्ट इंडियन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। याद कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय गणना की, फर्स्ट टाइम भारत में किया राष्ट्रीय आय गणना। नेशनल इनकम कमेटी स्टेब्लिश इन इंडिया आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस वाज हेडेड बाय प्रोफेसर VK RB राव। देखिए, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई और प्रथम वैज्ञानिक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर VK RB राव, जिन्होंने राष्ट्रीय आय गणना की। और विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। तो ये देखिए, दोनों जो सेंटेंस हैं वो करेक्ट हैं। दादा भाई नौरोजी और VK RB राव ने प्रथम वैज्ञानिक गणना किया और दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट राष्ट्रीय आय गणना किया। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू। अगर आप तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर इकोनॉमिक्स का, हर सोशल साइंस का, हर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लेक्चर आपको तत्काल मिल जाए। तो थैंक यू बच्चों, आपने बहुत ध्यान से सुना और अब आपको कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पर बने रहना है। धीरे धीरे करके हम आपको हर तरह के टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको अच्छा लगेगा और आपको फिर बहुत परेशानी नहीं आएगी। किताब तो हमने बता दिया कि इंडियन इकॉनमी, देखिए ये किताब आप खरीद लीजिए बाज़ार से, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एवं विश्लेषण, अच्छी किताब है, ठीक है। ये बहुत बेस्ट किताब है और भारत की जानी मानी किताब है, हिंदी मीडियम की करीब 500 पन्ने की किताब है। आप इसको पढ़ेंगे, इसको प्रोफेसर SN लाल, जो बहुत ही प्रतिष्ठित, भारत के एक प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट अर्थशास्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। तो आप इनकी किताब Amazon.com से, अमेजन पर जा कर के वहाँ से भी खरीद सकते हैं, इलाहाबाद से भी मंगा सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया गया है, आप चाहें तो फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि फ़ोन अब प्रत्यक्ष रूप में देना ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि आप बुक चाहेंगे तो मिल जाएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे तो मैं आपको अलग से आपको इनका मोबाइल नंबर सर का उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप जो है ख़रीद सकें। अगर डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, बुक पब्लिशर भी खरीद सकते हैं, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ कहीं भी खरीद सकते हैं। अमेजन से आपके घर बैठे आ जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, आपने बहुत ध्यान दिया। अब राष्ट्रीय आय का सेकंड पार्ट, जो अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई है कि राष्ट्रीय आय भारत की क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय गणना कैसे होती है, राष्ट्रीय आय की जो टर्मोलॉजी हैं उनकी कितनी विधियां, अभी आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि पर हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। बहुत ही ब्रॉड डिस्कशन आपसे करेंगे और एक बेटर आपको माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, फिर से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, जितना ही आप सपोर्ट करेंगे, हमको लगेगा कि हाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है और पढ़ने वाले बच्चे और समझने वाले लोगों को, टीचर्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनी को ये इस चैनल से जुड़ चुके हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएंगे टॉपिक, ताकि हमें लगेगा कि हाँ ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और इस पर बात की जा सकती है। तो थैंक यू बच्चों, नमस्कार, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।